अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। विनाशक वॉर होगी क्योंकि ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई के आदेश पर ईरानी सेना हाई अलर्ट पर है। किसी भी वक्त हमले के लिए ईरान की मिसाइल फोर्सेस भी तैयार बताई जा रही हैं। रेडी टू अटैक मोड में ईरानी फाइटर जेट्स तक है। रिपोर्ट ये दावा कर रही है। इसी आधार पर सुशील सिंघल सर, सवाल आपसे करूंगी क्योंकि खाड़ी के 6 देशों जहां इराक, कुवैत, यूएई, कतर, तुर्की और बहरीन को ईरान की ये जो वार्निंग सामने आई है, हमलों के लिए अमेरिका को अगर एयर स्पेस दी तो इन्हें तबाह कर देंगे। और अमेरिका से सीधी बातचीत तो खारिज की जा चुकी है। ओमान के जरिए बातचीत ईरान चाहता है। ऐसे में ये जो धमकियां दी जा रही है, चेतावनियां दी जा रही है, वार्निंग दी जा रही है, एक बात समझ में आती है सर, दोनों अपने अपने शर्तों पर डायलॉग के लिए तैयार होना चाहते हैं। लेकिन क्या आपको नहीं लगता इसी रेडी टू अटैक मोड पर होते हुए ट्रंप का भी अपनी तरफ से डिप्लॉयमेंट करना कहीं ना कहीं सीधे तौर पर बड़े संकेत दे रहा है कि वार होगा ही? आप जो कह रही हैं बिल्कुल सही कह रही हैं। इस वक्त ये जो दोनों देश जो है अपनी पोजीशनिंग कर रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कह दिया है, शनिवार धमकी दे दी है कि भाई अगर बातचीत का नतीजा उनकी मर्जी से नहीं निकलेगा तो उसके खतरनाक परिणाम होंगे। देखिए 2003 में इराक में वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन होने का दावा किया गया था। बाद में वहाँ पर केवल मुर्गी और उसके अंडे ही मिले थे। वही कुछ कमोबेश हालत यहाँ ईरान के मामले में भी किया जा रहा है। अमेरिका और पश्चिमी देश दरअसल ईरान पर हमले का बहाना तैयार कर रहे हैं। और बहाना क्या होगा? बहाना यह है कि वो न्यूक्लियर वेपन बना रहा है। बहाना यह है कि वो स्वीडन के बच्चे, वहाँ स्वीडन के लोगों को घुसने में इतनी दिक्कत आ रही है, बच्चे को क्या सेना में भर्ती कराएंगे। और दूसरी बात है कि IRGC अपने आप में एक प्रोफेशनल आर्मी है। असली बात यह है कि ईरान को पता है कि ये बातचीत या ये तमाम तरह के बहाने दरअसल ईरान पर हमला करने की तैयारी हो रही है। असली मकसद है ईरान को घुटने पर लाना। असली मकसद है ईरान में सत्ता परिवर्तन करना। और यही वजह है कि दोनों तरफ से तैयारियां चल रही है। एयरबेस छोड़ा था ईरान पर बगराम एयरबेस की रणनीतिक भूमिका है और जिस तरीके से इस वक्त प्लानिंग की जा रही है, मनीष इस खबर को जरा समझाएं क्योंकि अमेरिका का बगराम एयरबेस में मोर्चा मतलब क्या है? बिल्कुल, देखिए अभी एक बड़ी जानकारी आ रही है। बड़ी जानकारी यह है कि अफगानिस्तान में एक बार फिर से अमेरिका ने बगराम एयरबेस पर अपनी पोजीशन ले ली है। वही बगराम एयरबेस जिसको जहां से पूरी दुनिया ने देखा था 2021 में कैसे अमेरिकी सैनिकों ने अपने टैंक और तमाम दूसरे अत्याधुनिक हथियार छोड़कर वो भाग गए थे तालिबान के डर से। अब तालिबान से उन्होंने बात की है। बगराम एयरबेस में पिछले एक हफ्ते के दरमियान C-17 के जरिए बहुत सारे हथियार लाए गए हैं, टैंक और तमाम सैनिक लाए गए हैं। वहां पर CIA के ऑफिसर्स आए हुए हैं और जल्द ही इसका आधिकारिक ऐलान होगा। आखिर क्यों? इससे पहले हमने देखा था कि बीते कुछ हफ्ते के दरमियान किस तरह से मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य बेसों पर सैनिक ठिकानों पर तैनाती की जा रही थी। यहाँ तक कि डिएगो गार्सिया में जो है बमवर्षक विमान तैनात किए जा रहे थे। और अब ईरान की सीमा से सटे अफगानिस्तान के बगराम बेस पर तैनाती दरअसल बताता है कि युद्ध अब किसी भी दिन होने वाला है। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस तरह से ईरान तैयार है, रेडी मोड में। खामेनेई के आदेश पर ईरानी सेना हाई अलर्ट है। एक्टिव मोड में ईरान की मिसाइल फोर्स को रखा गया है। खाड़ी देशों को ईरानी वार्निंग, अगर एयर स्पेस दिया तो कर देंगे तबाह। ईरानी अधिकारियों के हवाले से रॉयटर्स का ये बड़ा दावा सामने आया। तो देखिए किसी भी वक्त ईरान का बदला मुमकिन है, ये बड़ी खबर सामने आ रही है और ईरान पूरी तैयारी करके बैठा है। इसके कई सबूत अब हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। 5 सबूत आपके सामने। ईरान ने सैकड़ों मिसाइल अटैक मोड में रखी हुई हैं, बिल्कुल रेडी मोड में। ईरान ने पश्चिमी देशों को हमले की जानकारी दी है। ईरान ने पश्चिमी देशों की शांति की अपील को सिरे से खारिज कर दिया है, इसे ठुकरा दिया है। अरबी मीडिया का दावा 400 सेकंड में इजराइल को तबाह करने का मादा रखता है ईरान। क्योंकि ट्रंप ने एक बात फिर से क्लियर कर दी बॉस। ट्रंप ने USAID की फंडिंग की पूरी लिस्ट गिना दी कि किस देश को कितना पैसा गया है। ट्रंप ने कहा कि कंसोर्टियम फॉर इलेक्शंस एंड पॉलिटिकल प्रोसेस के तहत $486 मिलियन दिए जा रहे थे। इसमें से $21 मिलियन भारत में वोटर टर्नआउट के लिए दिए जा रहे थे। ये ट्रंप ने दोबारा दोहराया। तो जो लोग कह रहे हैं कि ट्रंप झूठे हैं, ट्रंप कंफ्यूज हैं, नहीं बॉस, वो आदमी ताल ठोक के बार बार कह रहा है कि ये पैसा भारत आया है। बांग्लादेश के सियासी हालात के लिए $29 मिलियन गए थे। नेपाल में बायोडाइवर्सिटी के नाम पर $19 मिलियन जा रहे थे।
न करे दोस्त ने वो काम किया है। बेचारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गिड़गिड़ाते रह गए, लेकिन फिर भी ट्रंप ने पोल पट्टी खोल दी। कहने लगे मैंने दोस्त मोदी को वोटिंग टर्नआउट बढ़ाने के लिए 21 मिलियन दिए हैं। And $21 million going to my friend Prime Minister Modi in India for voter turnout. कल तक अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज 11 अप्रैल 2025 है, जुमा का दिन है, सुबह का वक्त है। तकरीबन इस वक्त 9 बजने वाले हैं, 8:50 हो गया, 8:52 हो गया। और आज की ये तीसरी वीडियो है। मेरे दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि जिस मकसद से, जिस प्लानिंग से 2008 से विधायकों को ख़रीद कर 12-12 करोड़ों में सरकार मजबूत कराई गई। उसके बाद बेंगलोर में, गुजरात में, दिल्ली में, 26/11 पुणे में ये सब धमाका करते आए। तो ये सब प्लानिंग के तहत हुआ था। मेरे दोस्तों, ये सब मुसलमानों ने नहीं किया था, ये सब अंग्रेज़ों ने करवाया था हिंदुस्तान के गद्दार नेताओं से मिल कर के, ताकि आगे चलकर के हिंदुस्तान को इस्तेमाल करना आसान हो जाए। क्योंकि उनके प्लान के मुताबिक उनको पता है कि पाकिस्तान के पास बड़कवा वाला डंडा है, आटमी वाला मोटकोवा वाला डंडा है, उसको हम नहीं मार पाएंगे तो हिंदुस्तान से मरवाएंगे उसको। तो जैसे कि मैं हर वीडियो में, अपने ज़्यादातर वीडियो में मैंने क्रांति का वो सीन आपको दिखाता हूँ कि बार बार आपको दिखाता हूँ कि आपके जहन में वो याद आ जाए कि अंग्रेज़ कहता है ना कि क्रांति में कि हम उस वक्त तक क्रांतिकारी को नहीं पकड़ सकते जब तक कि उन लोग उससे नफ़रत न करने लग जाएं। तो नफ़रत करने के लिए देखो, प्रेम चोपड़ा जा कर के लोगों की बस्तियों में आग लगाता है, उनकी बहन बेटियों की इज्जत लूटता है, लोगों का कत्ल करता है। और वो वेशभूषा जो होता है वो क्रांतिकारी का होता है, ताकि वो कहता भी है ना कि सब कुछ किया है हमने और नाम होगा क्रांतिकारियों का। इस तरह से लोग क्रांतिकारी से नफ़रत करेंगे। तो क्रांतिकारी जहाँ भी छुपेगा, कोई ना कोई जाके अंग्रेज़ से बता देगा, देखो क्रांतिकारी यहाँ छुपा हुआ है। लोग उससे नफ़रत करेंगे तो उसके खिलाफ कदम उठाएंगे। इसी तरह है हिंदुस्तान में कि आगे चलकर पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करना है तो हिंदुओं के दिल में पाकिस्तान के लिए, मुसलमानों के लिए नफ़रत पैदा करना पड़ेगा। और पैदा नफ़रत होगी तभी तो वो हम हिंदुस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर सकेंगे। इसके लिए 2006 से उन्होंने कदम उठाया है। 2008 में 12-12 करोड़ में विधायक खरीदा है। उसके बाद जैसे विधायक खरीद करके सरकार मजबूत हो गई है, वैसे उन्होंने 25 जुलाई, 26 जुलाई, 13 सितंबर, 26/11 पुणे में 2 ऐसा कुछ, उसके 2 महीना के बाद या इस साल के बाद पुणे में धमधम हो गया। तो ये सब सीरियल से इतना पैमाने पर किया गया। और पकड़ में भी ब्रिटेन के नागरिक से के इंटरनेट से लाइन से मैसेज जा रहा था गुजरात में। वो सारी बातों को आप कैसे नज़रअंदाज कर सकते हो? वो सब प्लानिंग के तहत हुआ। आज वो प्लान एकदम अपने कगार पर है, अपने उरूस पर है एकदम। अब वो पूरे गल्फ के पेट्रोल पे कब्जा करना चाहते हैं और वो ईरान को डरा रहे, मार रहे, धमका रहे, लेकिन ईरान नहीं डर रहा। अब मजबूर हैं वो, ईरान पे हमला नहीं कर सकते, नहीं तो इजराइल को ख़त्म कर देगा। तो ऐसा करो, मेहरबानी करो, आपने पैसे लिए हैं ना हिंदुस्तान के नेताओं ने, तो आपने पैसा लिया, चलो आप पाकिस्तान पे हमला करो हिंदुस्तानियों और पाकिस्तान को मारो। तो और पाकिस्तान को जब मारते रहोगे, जंग जारी रहेगी, तो उसी वक्त 2 न्यूक्लियर मिसाइल, मेहरबानी करना ईरान पे भी मार देना, ताकि हमारी सेफ्टी हो जाएगी। जैसे ईरान पे 2 न्यूक्लियर गिरेगा, 2 न्यूक्लियर बम इतना आसान थोड़ी ना है, पूरा मुल्क तबाह हो जाएगा। तो और बाकी ईरानियों में दम भी नहीं रह जाएगा कि वो अमेरिका और इजराइल से टंटा ले सकें, तो हिम्मत पस्त हो जाएगी। तो बाकी के इलाके जो बाकी बचा कुचा रहेगा, वो फिर अमेरिका, नेटो जो चारों तरफ घेरा हुआ है, वो चारों तरफ से मिसाइल, जेट फाइटर और बम्बर, B-52 बम्बर सब उड़ा के मार मार के ईरान का सत्यानाश कर देंगे। खत्म ईरान। और हिंदुस्तान तो पाकिस्तान का सत्यानाश कर ही देगा। तो हमारा रास्ता, अमेरिका सोच रखा है कि हमारा रास्ता बिल्कुल साफ ही हो जाएगा, तो हम सारे पेट्रोल पर कब्जा कर ही लेंगे। अच्छा, इसके लिए उन्होंने अभी कल न्यूज़ में मिला है कि उन्होंने फिर से अफगानिस्तान के एयरपोर्ट पे अपनी फौजें, अच्छा तालिबान ने कोई एतराज़ भी नहीं किया, कोई ख़ास एतराज़ नहीं हुआ और अमेरिका फिर पहुंच गया। इसका मतलब जो
भागा था वहाँ से तो समझौते के साथ भागा था, तालिबानों को हुकूमत देकर उसमें अपना आदमी डालकर गया होगा। मैं यही सोचता हूँ कि तालिबान को जो अमेरिका देकर हुकूमत सौंप कर गया है वो कोई भागा नहीं है, बल्कि एक प्लानिंग के तहत तालिबान को हुकूमत देकर गया है। ज़रूरत पड़ने पर हम फिर से अफगानिस्तान को इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि वहाँ ठहरना अच्छा नहीं है। तो इसी शर्त पर दे के गया है कि ज़रूरत पड़ने पर हम फिर से अफगानिस्तान में आ जाएंगे और हमारे एयरपोर्ट, हमारी फौजी अड्डे सब रहेंगे, क्योंकि गया ही था जो वो इसी मकसद से गया था। स्टार्टिंग अपने ही मुल्क में 9/11 करके, ये सारा प्रोपेगेंडा करके जो हिंदुस्तान से कर रहा है, वही प्रोपेगेंडे की वजह से वो 9/11 में करके अफगानिस्तान पे हमला किया था, क्योंकि अफगानिस्तान की सरजमीन उसके लिए बड़ी अहमियत रखता है, पाकिस्तान, ईरान और चाइना पे कंट्रोल करने के लिए। तो इतना साल रुका लेकिन वो पाकिस्तान पे हमला नहीं करवा सका। तो बहुत कुछ किया उसने, साउथ चाइना सी के हिसाब से किया, नॉर्थ कोरिया के हिसाब से किया, बहुत कुछ किया डराने धमकाने के लिए कि चाइना, नॉर्थ कोरिया, रूस नहीं डरा तो पाकिस्तान को नहीं मार सका, क्योंकि चाइना को डराए बगैर अगर पाकिस्तान को मार देंगे तो चाइना पाकिस्तान के साथ खड़ा हो जाएगा, तो हिंदुस्तान नहीं मार सके, उल्टा हिंदुस्तान खत्म हो जाएगा, और हिंदुस्तान खत्म हो गया तो अमेरिका का बहुत बड़ा हथियार टूट जाएगा। फिर वो अभी लेटेस्ट में जो ईरान को मारना चाहता है, पाकिस्तान को मारना चाहता है, और इसी हिंदुस्तान से पहले से प्लानिंग है कि वो चाइना को भी मारेगा। तो जब पाकिस्तान को मारने जाएगा उसी वक्त हिंदुस्तान खत्म हो जाएगा, तो चाइना को कौन मारेगा? तो ये सब वो सोच के कदम उठाता है। इसके लिए हिंदुस्तान को रोक रखा और कहा कि भैया तुम मामला गर्म रखो, लोहा गर्म रखो, हमको जैसे जरूरत पड़ेगी वैसा हथौड़ा मारेंगे, ये लो पैसा लाओ, खाओ, टुकड़े खाओ, तुम्हारे गले में हमारा पट्टा होना चाहिए, तुम मामला गर्म रखो, हमारी गुलामी करो, कुत्ते की तरह भौंको। देखिए साहब, बात ऐसी है कि 30 साल से इस देश को नपुंसक बनाया गया है। नपुंसक, किसी को शक हो उसकी क्या मतलब है तो मैं आई डोंट हैव टू एलाबोरेट। वी हैव बीन न्यूटर्ड बाय द थ्रेट कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर हथियार हैं, आपका एक सिपाही सीमा के पार ऐसे पांव रखेगा, पॉप गोज द वीजल, न्यू दिल्ली में आप भाप में बन जाएंगे हम सारे। एक देश है जिसको कहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वो उस वक्त अफगानिस्तान में लड़ रहे थे, वो नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान की सेना आपकी तरफ मुख करे, उनके हित सर्वोपरि हुए जी, और हमको एक आदेश दिया गया कि आप कुछ नहीं करेंगे, और हमने 26/11 के बाद ये किया। कोई किसी को कोई शक है इसमें? अभी तक तो नहीं। तो उन तैयार किया हुआ था। अब इसी प्लानिंग के तहत से उन्होंने अफगानिस्तान से भी वो निकल गए कि हमें इतना खर्चा करने की क्या जरूरत है, इनको हुकूमत दे दो और मुआहदा कर लो, जब जरूरत पड़ेगी हम फिर आ जाएंगे। आज आ गया तो क्या साबित होता है, यही ना। तो और तालिबान ने उनको आने भी दिया, और वहाँ पर C-5 कौन सा तैयारा उतरा है, वो सारा जेट फाइटर और क्या कहते हैं सारा मिलिट्री आइटम सारा लग जाएगा। क्यों कि 2025 के बाद 2026 के आसपास या 25 के एंड में या 26 में जब हिंदुस्तान के पालतू कुत्ते अंग्रेज़ों के जब भौंकेंगे पाकिस्तान तो पाकिस्तान पे हमला जब करने की तैयारी करेंगे, हमला करेंगे, तो अफगानिस्तान की सरजमीन से वो पाकिस्तान के भी मिलिट्री के ठिकाने उड़ा सकता है अमेरिका। पाकिस्तान से जब मिसाइल उड़ेगी हिंदुस्तान के लिए, तो अफगानिस्तान से वो पाकिस्तान की मिसाइलों को हवा में उड़ा सकता है। पाकिस्तान से पाकिस्तानी फाइटर जेट जब उड़ेंगे हिंदुस्तान पे हमला करने के लिए, तो अमेरिका अफगानिस्तान से भी उनके जेट फाइटरों पर हमला करके उसको मार के हवा में गिरा सकता है। और एक वो भी तैयारी है कि जिस वक्त हिंदुस्तान के जरिए से ईरान में 2 न्यूक्लियर मिसाइल मार दिया जाएगा, तो ऐसा अफगानिस्तान, फिर बीच में ईरान, फिर गल्फ की पूरी कंट्री आती है। देखो मेरी दोनों उंगली को देख लो, मेरे दोनों उंगली के बीच में, अब ये दाहिने उंगली की समझ लो कि अफगानिस्तान है, बीच में ईरान है, उसके बाद गल्फ कंट्री है। तो अमेरिका को इस वक्त अफगानिस्तान का एयरपोर्ट चाहिए। क्यों? बाई चांस कुछ माहौल बिगड़ गया, कुछ हो गया, अगर ईरान पे हमला करना पड़ा तो अमेरिका की जो टेक्नोलॉजी है वो कैसे हमला करते हैं कि हमारे जहाज जो है, जो जेट फाइटर उड़ते हैं, बड़ी ऊंचाई से उड़ते, नीचे से नहीं उड़ सकते, क्योंकि ईरान के पास एंटी शिप एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें भी हैं, सिस्टम भी है, जो S-3, S-4
ईरान के पास है, और उन्होंने कोई 173 भी बना लिया है जो रूस के S3 के सेम है। उन्होंने सफल टेस्ट भी कर लिया है। ये सब मैं हिंदुस्तान के इंटेलिजेंट को बताना चाहता हूं कि जरा अपने दिमाग का ढक्कन खोले, क्योंकि हिंदुस्तान का इंटेलिजेंट मैं समझता हूं कि वो जैसे कुछ पालतू कुत्ते हैं भूखे नंगे, वो अंग्रेजों के टुकड़े पे पलते हैं, वही लोग भी इन इंटेलिजेंट को भी पैसे देते हैं, तुम अपना मुंह बंद रखो, तुम ये करो वो करो, तो कहीं ना कहीं वो टुकड़ा इन तक भी पहुंचता है। तो ये ज़्यादा दिमाग नहीं चलाते। इनको हर महीना तनख्वाह तो हिंदुस्तान के खजाने से जाती है, लेकिन ये वफादारी अंग्रेज़ों की करते हैं, तो ज़्यादा दिमाग नहीं चलाते कि अंग्रेज कहाँ से क्या कर रहा है, हमारे हिंदुस्तान में क्यों इतना बवाल है, हिंदू मुसलमान क्यों इतना है, और क्यों हम अंग्रेजों के टुकड़े पे पले। ये सब बातें नहीं सोचते। पैसा आ रहा है, आने दो, खा रहा है, खाओ, एंजॉय करो, मजा करो, खलास हो गई बात। तो मैं इंटेलिजेंट को, भारत के इंटेलिजेंट, भारत के फौजियों को ये कहना चाहता हूं कि आप कितना भी गद्दारी करो, कितना भी वफादारी करो, आपको मरना है तो समझ लो मरने से पहले कि तुम्हारे देश के गद्दार नेता और अंग्रेज कौन सी साजिश कर रहे हैं। तो अफगानिस्तान में पहुंच गए इस वक्त वो, तो अफगानिस्तान से फ्लाइट जेट फाइटर उड़ेंगे सीधा स्पीड में बहुत ऊंचाई से। तो ऊंचाई से वो सिर्फ टारगेट करेंगे ईरान पे, बम गिराएंगे ईरान पे, कि ईरान के जो एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल है, उनका जो एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम है, वो अमेरिका के जेट फाइटर को टारगेट ना कर सके, क्योंकि अफगानिस्तान से ऊपर से उड़ेंगे बहुत ऊंचाई से और सीधा गल्फ कंट्री में जाएंगे। बीच में ईरान पड़ेगा तो सीधा गल्फ कंट्री के अपने एयरपोर्ट पे उतरेंगे, क्योंकि सारे के सारे गल्फ कंट्री में अमेरिकन एयरपोर्ट है, अमेरिकन बेसेस है, अमेरिकन मिलिट्री कैंप है, सब कुछ है। तो उनको बहुत आसानी होगी ईरान को मारने में, और वो गल्फ से फिर हथियार लोड करके फिर उड़ेंगे ऊपर से खूब ऊंचाई से, और ईरान पे बम गिराएंगे जिस शहर में चाहेंगे, और अफगानिस्तान के एयरपोर्ट पे उड़ेंगे बिल्कुल सीधा। तो जब ऊपर से और बहुत स्पीड से जाएगी जहाज, तो एयर एंटी शिफ्ट जो मिसाइल सिस्टम होता है, ये बहुत टारगेट नहीं कर पाएगा, बहुत ना के बराबर, तो वो मारने में कामयाब हो जाएंगे। तो इसके लिए फेस टू फेस बीच में ईरान, अफगानिस्तान और गल्फ कंट्री, ये दोनों जगह अफगानिस्तान और गल्फ कंट्री दोनों में उनके एयरपोर्ट और दोनों में जेट फाइटर वो तैनात कर दिए गए हैंगे, और ये सारी जो मिलिट्री पावर है वो वहाँ पर तैनात हो जाएगी, और जब उनको ज़रूरत पड़ेगी तो वो बिल्कुल हवा में, क्योंकि जहाज जब ऊपर से जाता है तो वो एक टेक्नोलॉजी है, अब मैं आपको वो अल्फाज बराबर नहीं आ रहा है, जो है वो समझ लो कि वो लोकेशन का जो आता है, लोकेशन सिस्टम, क्या से कौन सा ऐसा सिस्टम है, उससे उनको पता चल जाता है कि हम किस शहर के ऊपर से जा रहे हैं। जब वो समझ लो कि ईरान के तेहरान के ऊपर से जाएंगे, तो ईरान के तेहरान के सेंटर पे जब पहुंचेंगे तो वहां से वो बम गिरा देंगे, वहां से मिसाइल सीधा टारगेट करेंगे, तेहरान के सिटी में गिरेगा। वो तेहरान सिटी के ऊपर से जा रहे हैं। अच्छा, मैं वीडियो बनाने से पहले सब याद किया था, लेकिन अभी ये टेक्नोलॉजी सब मैं भूल, यहाँ ज़बान पे नहीं आ रहा है, तो थोड़ा यार समझा करो। तो अफगानिस्तान से सीधा जेट फाइटर उड़ेंगे, गल्फ में उतरेंगे, गल्फ से सीधा जेट फाइटर उड़ेंगे, अफगानिस्तान में उतरेंगे, बीच में ईरान बहुत ऊंचाई से बहुत स्पीड से वो लोकेशन देख करके ईरान के सिटी में बम गिराते जाएंगे, तबाह होते जाएगा। तो ज़्यादा ज़मीनी हमले की जरूरत नहीं, तो ज़्यादातर मिसाइल जो है उसका इस्तेमाल नहीं होगा, या तो मिसाइल मारेंगे या तो जेट फाइटर से बहुत आसान होगा। 52 बम्बर जो है उनका, उससे हमला कर सकते हैं, चाहे न्यूक्लियर गिराएं, चाहे मदर बम गिराएं, चाहे दूसरा बम गिराएं ईरान में, बहरहाल उससे ईरान तबाह हो जाएगा। अब ईरान के पास जो मिसाइल है वो अपने मुल्क से जो जवाबी कार्रवाई करेगा, वो जो कर सकता है वो करेगा, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो अमेरिकी जो नुकसान होगा वो जो गल्फ में उनके है अमेरिकन ठिकाने और इजराइल तक ईरान मार सकता है।
तो ईरान ने तो ये पूरा अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर हम पर हमला हुआ तो गल्फ के कोई भी कंट्री जो भी अमेरिका को बेच देगा, हम उस पर हमला कर सकते हैं। और ऐसा न्यूज़ मिली है कि 10,000 या 60,000 फौजी जवान उसने तैयार कर दिए कि अगर गल्फ से कोई कार्रवाई होती है तो तुमको गल्फ में क्या करना है उसके लिए तैयार रहो। कहने का मतलब कि ईरान पूरी तरह तैयार है। देखो, खतरा है अमेरिका को, इजराइल को खतरा है। इंटेलिजेंट, हिंदुस्तान के इंटेलिजेंट, गौर कर लो, ईरान से इजराइल को और अमेरिका को खतरा है। पूरे गल्फ में वो मार सकता है। और जब गल्फ के मुसलमान इतना नहीं सोच सकते कि ईरान भी मुसलमान है, उसको अमेरिका क्यों मारे, अपनी जगह दे सकते, तो ईरान क्यों सोचे कि गल्फ के मुसलमान है वो मरेंगे, मारो। तो बात ऐसी है। तो वो किसी भी कीमत में, मेरे ख्याल से अभी ये सुनने में भी आ रहा है कि गल्फ वाले मना कर रहे हैं कि हम आपको बेस नहीं देंगे, आप ना कर। देखो, सारा गल्फ अमेरिका के साथ है, मुझे पता है। सारा गल्फ अमेरिका के साथ है, मुझे पता है। हदीस शरीफ में भी है, क़यामत के करीब एक बड़ी जंग होगी जब मुसलमानों में दो जमात हो जाएगी, एक जमात काफिरों से मिल जाएगी, दूसरी जमात मुसलमानों से मिलकर जिहाद करेगी। तो सारा पता चलता है, ये हदीस में मौजूद है। तो गल्फ के जो मुसलमान है ये तो अमेरिका के साथ ही है। अपने आप को ईरान से बचाने के लिए कुछ भी कमेंट करते हैं कि हम मना कर रहे थे लेकिन अमेरिका नहीं माना, अब क्या करें, हमारे मुल्क में हमला मत करना, तुम मर जाओ, हमें मत मारना। तो बहरहाल ईरान अगर सख्ती से निपटेगा तो पूरे गल्फ में मारना पड़ेगा, जो कि उसके टारगेट में है। इतनी मिसाइल, इतने बम उसके पास है, मार सकता है पूरे गल्फ को और इजराइल को मार सकता है। इसके लिए अमेरिका को सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा। क्यों मजबूर होना पड़ेगा? वजह बहुत खास है हिंदुस्तानी इंटेलिजेंटो, वजह बहुत खास है। गल्फ को सेफ करना है, इसी तरह जैसे वो इजराइल को सेव करना चाहता है। क्यों? गल्फ में पेट्रोल है और इसी पेट्रोल के इलाके को कब्जा करने के लिए तो वो सारा काम कर रहा है। अगर पेट्रोल के इलाके में अगर ईरान खुदा ना खास्ता है न्यूक्लियर मार दिया है, मिसाइलों से तहस नहस कर दिया, तो बहुत टाइम लगेगा फिर उसको संवारने में। तो अमेरिका तो सोचेगा ना कि ईरान किसी भी तरह गल्फ पे हमला ना करे, किसी तरह इजराइल को ना मारे, तो कैसा बचेंगे? हिंदुस्तान को इस्तेमाल कर लो, है ना? ये हिंदुस्तानी पालतू कुत्तों, अंग्रेजों के टुकड़े खा करके अपने गले में अंग्रेजों का पट्टा डाल रखा है और भौंक रहे हो पाकिस्तान के खिलाफ और मुसलमानों को गद्दार कहते हो। मैं हिंदुस्तान के उन गद्दारों को बोल रहा हूं जो अंग्रेजों से पैसे लेकर हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान करते हैं और पाकिस्तान के खिलाफ भौंकते हैं और अंग्रेजों की गुलामी करते हैं। हिंदुस्तानी कुत्तों, वफादार अंग्रेजों के और मुसलमानों पर इल्जाम लगाते हो कि मुसलमानों की मानसिकता जिहाद की है। हाँ हाँ अरे सुअरों, क्या कर लोगे बे? कितनों को मारे बे? एक और सही। मेरे मरने के बाद मुझे कुत्ता कहो, कमीना कहो, क्या फर्क पड़ता है? मरना तो है और मरने के बाद मैं तुम्हारे अंग्रेजों के पास नहीं जाऊंगा, तुम्हारे आका, तुम्हारे बाप अंग्रेजों के पास नहीं जाऊंगा, उस अल्लाह के पास जाऊंगा जिसने सारे जहान को पैदा किया है। समझ में आई बात? अंग्रेजों के लिए भौंकते हो और मुसलमानों को कहते हो कि मुसलमानों की मानसिकता जिहाद की है। तुम्हारा एक मंत्री कहता है मैं उसको हिंदुस्तान में नहीं रहने दूंगा, वो हिंदुस्तान में नहीं रह सकता, जो कहता है कि हिंदुस्तान क्या किसी के बाप का है? पैसा लेके अंग्रेजों से टुकड़ा खाते हो अंग्रेजों का, भोंकते हो अंग्रेजों के लिए और कहते हो कि हिंदुस्तान तुम्हारे बाप का है, हिंदुस्तान पे तुम्हारा अख्तियार चलेगा, जो तुम कहोगे वो हिंदुस्तान में होगा। है? अंग्रेजों के दलों का हिंदुस्तान है क्या? हिंदुस्तान किसके बाप का है? और बड़े अपनी बात को लाल करने के लिए कहता भी है कि जो अंग्रेजों से लड़े हैं, जो इस देश की आज़ादी में हिस्सा लिए हैं और जो पंचर वाले मुसलमान हैं, जो गरीब मुसलमान हैं, जो इस देश में रहना पसंद, ये उनके बाप का है। लेकिन जो लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान क्या उनके बाप का है, उनको रहने का अख्तियार नहीं है। ठीक है, मैं इसमें थोड़ा सा डाल दूंगा, हर वीडियो के शुरू में थोड़ा थोड़ा
वीडियो रहेगी उससे सब समझ लेना। तुम अंग्रेजों की गुलामी करो, अंग्रेजों से टुकड़ा लेकर खाओ, अंग्रेजों का पट्टा अपने गले में डालो, कुत्ता बन के अंग्रेजों के हुक्म से मुसलमानों पे भौंको। तुम्हारी क्या औकात है बे? तेरे बाप का है हिंदुस्तान, तेरे बाप का है हिंदुस्तान। अबे मुंह देख अपना आईने में। अभी तुमको हिंदुस्तान में हुकूमत करते हुए 100 साल भी नहीं हुआ। तुम मुसलमानों को इतनी गिरी हुई नजरों से देखते हो, जबकि तुम खुद अंग्रेजों की गुलामी करते हो। जब तुम खुद अंग्रेजों की गुलामी करते हो, तुम खुद अंग्रेजों के पालतू कुत्ते हो। तुमको इतनी अक्ल नहीं है। तुम्हारे मुल्क में 800 साल 900 साल 800 साल तो तुम मानते हो कि 800 साल मुसलमानों हुकूमत की है, तो उनके बाप का मुल्क है कि तुम्हारे बाप का मुल्क है? 800 साल हुकूमत करने वाला मुसलमान, तो ये हिंदुस्तान उसके बाप का है या तुम्हारे बाप का है, जो तुम अभी 100 साल भी हुकूमत नहीं किए और अंग्रेजों की गुलामी फिर से करने लग गए? हाँ हाँ, तुम्हारा हिंदू ही कहता है, मैं इसी वीडियो में थोड़ा डाल दूंगा, तुम्हारा हिंदू ही कहता है कि अंग्रेजों से पहले, जब यह हिंदुस्तान मुगलों के हाथ में था, अंग्रेजों से पहले तो यह हिंदुस्तान पैसे वाला था, ताकतवर था, दुनिया में एक नंबर का था। लेकिन जब अंग्रेज आए तो इस देश को लूट लिए। ट्रिलियन डॉलर, ट्रिलियन ट्रिलियन ट्रिलियन, बहुत, वो खुद ही बोल रहा है, बहुत पैसा हिंदुस्तान का लूटे, अंग्रेज लूटे। और तुम आज अंग्रेजों की बोली बोल रहे हो। हिंदुस्तान किसी के बाप का है। हिंदुस्तान में वो नहीं रह सकता, मुसलमान नहीं रह सकते। हिंदुस्तान में क्या सिर्फ वही रह सकते हैं जो अपने गले में अंग्रेजों का पट्टा डाल ले और अंग्रेजों के लिए भौंके, अंग्रेजों के टुकड़े पर पले। हिंदुस्तान के अंग्रेजों के गुलामों के है, हिंदुस्तान के अंग्रेजों के गुलामों के बाप का है। हाँ, बताता हूं तुमको अगले वीडियो में। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मैदान में तो उतरा हूं, मैं तो आऊंगा, टेंशन मत लो। हिंदुस्तान को अपने बाप का मुल्क बताने वालों, हिंदुस्तान हर एक हिंदुस्तानी का है। जो हिंदुस्तान में रहता था, रहता है, रहता रहेगा, वो अंग्रेजों के गुलामों का हिंदुस्तान नहीं है। क्योंकि ईरान पर डायरेक्ट अमेरिका इजराइल हमला नहीं कर सकते। अगर वो करते हैं डायरेक्ट ईरान पर हमला, तो ईरान पहली फुर्सत में इजराइल का नामो निशान मिटा देगा। इतनी मिसाइल्स उसके पास, इतने हथियार हैं, और वो इजराइल भी जानता है, अमेरिका भी जानता है, ब्रिटेन फ्रांस भी जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी जानता है। इसीलिए डायरेक्ट ईरान पर हमला कोई नहीं करेगा। क्यों? इजराइल खत्म हो जाएगा, इजराइल को सेव करना है। इसलिए ईरान को हिंदुस्तान से मारा जाए, हिंदुस्तान को इस्तेमाल करके ईरान को मारा जाए, ताकि ईरान अगर कोई जवाबी कार्रवाई करे तो वो हिंदुस्तान में करे, इजराइल सेफ रहे। इसीलिए ईरान को मारने के लिए हिंदुस्तान को चुना गया है। बेगैरत हुक्मरानों, इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ए बेगैरतों, ए जर्नेलों, ए हुक्मरानों, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? ए बेगैरत हुक्मरानों, इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ए बेगैरतों, ए जर्नेलों, ए हुक्मरानों, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? वो बेचारे फरियाद कर रहे हैं, बुला रहे हैं तुम्हें। कोई हाफिज कुरान आर्मी चीफ साहब, रसूलुल्लाह की उम्मत कट रही है, लोग उनके आज़ा के टुकड़े चादर में समेट रहे हैं। तुम अपने एटम बम और मिसाइलों के साथ तमाशा देख रहे हो। हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकता, हम ये नहीं देख सकते, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। जुर्रत करो।